दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि योजना आयोग का गठन किसने किया था? क्या आपको मालूम है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा कहां दिया गया था? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आजाद हिंद फौज व आजाद हिंद बैंक को कितने देशों ने मान्यता दी थी? क्या आपको मालूम है कि आजाद हिंद बैंक द्वारा छापे गए नोट जिस पर नेताजी की तस्वीर छपी होती थी उसका मूल्य कितना होता था? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस जी को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला था? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस जी की एकमात्र औलाद का क्या नाम है, वह कहां रहती है और क्या करती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलने के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत सारी अद्भुत जानकारियों के साथ ही संक्षेप में उनका संपूर्ण जीवन वृत्त भी जानने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अधिक इंफॉर्मेटिव होने वाली है, अतः आपसे आग्रह है कि आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज नेताजी के नाम से मशहूर हमारे असली राष्ट्र नायकों में से एक सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती है। सुभाष चंद्र बोस जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितना अधिक उनका योगदान था, यह बात किसी से छुपी नहीं है, पर इस महानायक को आजाद भारत की सरकारों द्वारा सही मायने में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों, इसके बारे में आप सभी को बहुत ही बेहतर ढंग से पता होगा, इसलिए मैं यहां इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महानायक हैं जिनके बारे में पाठ्य पुस्तकों में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, अतः मैं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उनके बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी लेकर आया हूं जो आपको निश्चित रूप से बहुत ही अधिक पसंद आएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म पिता जानकी नाथ व माता प्रभावती देवी के 9वें संतान के रूप में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिताजी अपने समय के बहुत ही नामी वकील थे जो बहुत लंबे समय तक कटक महापालिका से भी जुड़े रहे और बाद में वे बंगाल विधानसभा के भी सदस्य रहे थे, अतः घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से ही बहुत अधिक मेधावी थे। कटक के प्रोटेस्टेंट कॉलेज से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने बीमार होने के बावजूद इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संपूर्ण विवेकानंद साहित्य का अध्ययन कर लिया था। जब तक ये स्वतंत्रता संग्राम से नहीं जुड़े थे तब तक इनके मन में फौज में भर्ती होने की बहुत लालसा थी। उन्होंने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा भी दी थी, पर आंख की खराबी की वजह से वे फौज में भर्ती नहीं हो पाए। खाली समय को उपयोग करने व अपने शौक को पूरा करने के लिए बाद में वो टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होकर फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में भर्ती हो गए, पर इंटरमीडिएट की तरह बीए की परीक्षा भी कहीं खराब ना हो जाए इस डर से उन्होंने उसे छोड़ दिया और बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करके उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस युवावस्था से ही गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो एक बार अध्यापकों व शिक्षकों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। चूंकि सुभाष ने छात्रों का न केवल साथ दिया था बल्कि उनका नेतृत्व भी किया था, इस कारण उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से भी निकाल दिया गया था और यही कारण है कि उन्हें दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेकर के बीए की परीक्षा देनी पड़ी थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह कोई क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे अंग्रेजों के बहुत ही वफादार थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की भी उपाधि दी थी। वे चाहते थे कि सुभाष पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करें अच्छी सी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने छात्र जीवन में ही विवेकानंद का समस्त साहित्य, स्वामी दयानंद और महर्षि अरविंदो को पढ़ लिया था। इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी कर अंग्रेजों की गुलामी करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। कहा जाता है कि एक बार पढ़ाई लिखाई व नौकरी को लेकर पिताजी से युवा सुभाष की कुछ बहस हो गई। नेताजी ने कहा कि सरकारी नौकरी पाना तो मेरे लिए बाएं हाथ खेल है, पर मैं सरकारी नौकरी कर अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहता। उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम नौकरी मत करना, पर एक बार नौकरी लेकर तो दिखा। उनके पिताजी ने सोचा होगा कि यंग एज का लड़का है, इसलिए ऐसी ऐसी बाकी बातें कर रहा है।
एक बार नौकरी पकड़ लेगा तो नौकरी में मिलने वाले सुख सुविधाओं का आदी होकर नौकरी थोड़े ही छोड़ पाएगा। उन्हें क्या पता था कि युवा सुभाष ने अपनी जिंदगी की दिशा व दशा पहले से ही तय कर रखी है। दोस्तों, अपने पिताजी की बात सुनकर युवा सुभाष ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ही बताइए मैं किस सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। दोस्तों, उन दिनों इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज के डेट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जाना जाता है, का बहुत जबरदस्त क्रेज था पूरे देश में। यह परीक्षा आज भी देश की सबसे कठिन व सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, जहां समूचे देश से हर साल लाखों छात्र अपनी किस्मत आजमाते हैं, पर बहुत कम लोग ही इसमें सफल हो पाते हैं। उन दिनों यह परीक्षा और भी कठिन थी और भारत में इसकी तैयारी के लायक उस स्तर की पढ़ाई भी नहीं थी। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी की जो उम्र थी, उस हिसाब से उन्हें एक ही प्रयास में यह कठिन परीक्षा पास करनी थी। इसीलिए उन्होंने इस विषय में सोचने के लिए अपने पिताजी से 24 घंटे का समय मांगा। उस दिन वो सारी रात इस विषय पर सोचते रहे और अंततः ये निर्णय लिया कि वो आईसीएस की परीक्षा में न केवल बैठेंगे बल्कि इसमें सफल भी होकर दिखाएंगे। और 15 सितंबर 1919 को वो आईसीएस की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। दोस्तों, आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए जब लंदन के किसी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस जी का एडमिशन नहीं हो पाया तो उन्होंने किड्स विलियम हॉल में मानसिक व नैतिक विज्ञान के ऑनर्स की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया, जिससे इंग्लैंड में रहने व खाने पीने की जो उनकी समस्या थी वो हल हो गई। ऑनर्स के पढ़ाई के दौरान ही वर्ष 1920 में वो आईसीएस की परीक्षा में बैठे और पूरे देश में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने पिताजी का मन रखने के लिए वो आईसीएस वाली नौकरी ज्वाइन तो कर ली, पर इसमें उनका मन नहीं लगा और उन्होंने साल भर के अंदर ही इस नौकरी को छोड़ भी दिया। दोस्तों, उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं जो इस संबंध में वो अपने घर परिवार के लोगों से विचार विमर्श करते। अतः आईसीएस से त्याग पत्र देने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर इस विषय में उनकी राय जाननी चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मेरे दिलो दिमाग पर तो स्वामी दयानंद व महर्षि अरविंद के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसी स्थिति में मैं एक आईसीएस बनकर अंग्रेजी की गुलामी कैसे कर पाऊंगा। दोस्तों, नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने देशबंधु चित्तरंजन दास को भी एक पत्र लिखा, जो उस समय कोलकाता के एक महान क्रांतिकारी थे। युवा सुभाष उनसे बहुत प्रभावित थे, अतः वे उनके साथ काम करने को इच्छुक थे। सुभाष चंद्र बोस जी नौकरी छोड़ने के इस दुस्साहसिक फैसले का सबसे अधिक समर्थन उनके परिवार में उनकी मां ने किया और उन्होंने सुभाष को पत्र लिखकर कहा था कि पिताजी व परिवार के लोग भले ही जो सोचते हों, लेकिन मैं तुम्हारे इस निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम्हारे इस निर्णय पर बहुत गर्व है बेटा। मां का पत्र मिलते ही सुभाष चंद्र बोस जी ने नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद अपनी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी कर स्वदेश वापसी कर ली। दोस्तों, स्वदेश लौटने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर वे मुंबई जाकर 20 जुलाई 1921 को मणि भवन में महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर चित्तरंजन दास जी के साथ काम करने की सलाह दी, अतः वे वापस आकर चित्तरंजन दास जी से मिले और उनके साथ काम करने लगे। दोस्तों, उन दिनों गांधी जी ने समूचे देश में असहयोग आंदोलन चला रखा था। कोलकाता में इस आंदोलन का नेतृत्व चित्तरंजन दास कर रहे थे। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया तो चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से सरकार का विरोध करने के लिए स्वराज पार्टी ने कोलकाता महापालिका का चुनाव लड़कर उसमें जीत हासिल की। चित्तरंजन दास जी, जो दास बाबू के नाम से पूरे कोलकाता में प्रसिद्ध थे, कोलकाता के महापौर बने और उन्होंने युवा सुभाष को कोलकाता महापालिका में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के पद पर बहाल किया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा व कार्य संस्कृति ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कोलकाता के सभी अंग्रेजों के नाम बदलकर भारतीय नाम किया और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को परिजनों को महापालिका में नौकरी देने का भी प्रावधान किया। बहुत जल्दी ही सुभाष चंद्र बोस जी को पूरा देश पहचानने लगा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की थी, जिस कारण नव युवकों पर उनका बहुत गहरा प्रभाव था। दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन पर जब गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में उसके विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए गए तो नेताजी ने कोलकाता में इस विरोध रैली का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई थी
और उन्हें भारत का भावी संविधान बनाने का काम सौंपा था। इस आयोग में सुभाष चंद्र बोस जी भी एक सदस्य थे। दोस्तों, नेताजी शुरू से ही अपने आप को देश का एक सच्चा सिपाही मानते थे। वे फौज में शामिल तो नहीं हुए, क्योंकि ऐसा करके उन्हें अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता, पर अपनी सेना का गठन करने का निश्चय उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया था। सन 1928 में जब मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उस सम्मेलन में युवा सुभाष ने खाकी गणवेश पहनकर बिल्कुल एक सैन्य अधिकारी की तरह ही मोतीलाल नेहरू जी को सलामी दी थी। यही गणवेश बाद में उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का भी गणवेश बना। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य के मांग का प्रस्ताव रखा। गांधी जी पूर्ण स्वराज्य के मांग से सहमत नहीं थे। वे अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान चुके थे, पर जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। गांधी जी की सलाह पर उस अधिवेशन में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस को लागू करने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर सरकार 1 साल के अंदर यह स्टेटस मान लेती है तो फिर कांग्रेस पूर्ण स्वराज का मांग का अपना ये प्रस्ताव वापस ले लेगी, और अगर वो नहीं मानती है तो फिर कांग्रेस इस पर अड़ी रहेगी। दोस्तों, अंग्रेजों ने जब साल भर बीत जाने के बाद भी डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार नहीं किया, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1930 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चूंकि कांग्रेस के द्वारा रावी नदी के तट पर इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, इसीलिए आजादी के बाद इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो भारत को विश्व के सामने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता करता है। 26 जनवरी 1931 को जब नेताजी कोलकाता में यूनियन जैक की जगह भारत का राष्ट्रध्वज फहराकर एक विशाल मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसमें वे घायल हो गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जब वे जेल में थे तो गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से एक समझौता किया, जिसके अनुसार उस समय देश भर के जेलों में बंद सभी भारतीय क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया, पर अंग्रेजों ने भगत सिंह व उनके साथियों को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों से किया समझौता तोड़ दें, पर गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं हुए और अंततः भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी की सजा हो गई। यहीं से गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई, जो बाद में नेताजी का कांग्रेस से भी मोह भंग होने का सबसे बड़ा कारण बना। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, पर वे उनकी कई नीतियों से असहमत भी थे। उस समय कांग्रेस पार्टी का देश में कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए सभी क्रांतिकारी कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। अतः महात्मा गांधी जी के साथ विचारों में मतभेद होने के बावजूद उस समय बोस ने कांग्रेस नहीं छोड़ा और कांग्रेस में रहते हुए गरम दल नाम से अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। जो लोग आजादी की लड़ाई गांधी जी के द्वारा बताए गए अहिंसक तरीके से लड़ने को पक्ष में थे, वे सभी कांग्रेस के नरम दल के साथ थे, पर जो लोग अंग्रेजों को अंग्रेजी की भाषा में जवाब देने को तैयार थे, जरूरत पड़ने पर हिंसक आंदोलन करने से भी परहेज नहीं करते थे, वे सभी नेताजी के गरम दल के साथ हो गए। दोस्तों, अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस कुल 11 बार जेल गए। सबसे पहले 16 जुलाई 1921 को उन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। 1925 में गोपीनाथ साहा कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहते थे, पर उनकी गोली से गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक अंग्रेज व्यापारी की मौत हो गई, जिसके लिए गोपीनाथ साहा को फांसी की सजा हुई। दोस्तों, गोपीनाथ साहा एक बहुत चर्चित क्रांतिकारी थे और उनकी मौत से सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत तकलीफ हुआ। वो रात भर फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने गोपीनाथ जी का शव मंगा करके खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था। इसको देखकर अंग्रेजों को इस बात का यकीन हो गया था कि सुभाष जी का संबंध उन उग्र क्रांतिकारियों से न केवल संबंध है, बल्कि उन्हें वे उत्प्रेरित भी करते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की नीतियों व उनके बढ़ते जन समर्थन को देख अंग्रेज इतने नाराज व भयभीत थे कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को अनिश्चित काल के लिए बंदी बनाकर बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी जब मांडले जेल में थे तो उन्हें कोलकाता में चित्तरंजन दास के निधन की खबर मिली, जिससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा और उन्हें टीबी यानी तपेदिक हो गया। पर अंग्रेज सरकार उन्हें रिहा करने को तैयार नहीं थी। अंग्रेजों ने
नेताजी की रिहाई के लिए एक ही शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं, पर वे इस शर्त में इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि इलाज के बाद वो कब भारत वापस लौट सकते हैं। इसीलिए नेताजी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इधर जब जेल में ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी उनकी, तो अंग्रेजों को भय हुआ कि कहीं सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु जेल में ही न हो जाए। और चूंकि उस समय तक सुभाष चंद्र बोस जी पूरे देश में फेमस हो चुके थे, अगर उनकी मृत्यु कारागार में हो जाती तो भारत में बहुत बड़ा बवाल हो सकता था, जिसे संभाल पाना अंग्रेजों के लिए बहुत ही मुश्किल और चुनौती वाला काम होता। इसीलिए मजबूरन उन्हें रिहा करने का आदेश देना पड़ा। जेल से रिहाई के बाद सुभाष चंद्र बोस जी अपने इलाज के लिए डलहौजी चले गए और ठीक होने के बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पर वर्ष 1930 में वे जेल में रहते हुए ही कोलकाता महापालिका का चुनाव जीत गए और मेयर बन गए। जी हाँ, मेयर बनने के बाद अंग्रेजों को उन्हें रिहाई करना मजबूरी हो गई। लेकिन फिर 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी फिर से तबीयत खराब हो गई और इस बार डॉक्टरों की सलाह पर वे अपने इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। दोस्तों, इलाज कराने के लिए जब सुभाष चंद्र बोस जी यूरोप पहुंचे तो यहीं से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन आना शुरू हुआ। उन्होंने पूरी यूरोप की यात्रा की, इटली में जाकर मुसोलिनी से मिला और भारत की आजादी के लिए सहयोग और समर्थन मांगा। मुसोलिनी उनकी मदद करने को राजी भी हो गए। यहीं पर आयरलैंड के नेता डी बलेरा जी सुभाष चंद्र बोस जी के एक अच्छे दोस्त बन गए। यूरोप में ही सुभाष जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल पटेल से मिलकर उन्होंने मंत्रणा की। इस मंत्रणा में गांधी जी की कार्य संस्कृति की काफी निंदा की गई थी। विठल भाई जब बीमार पड़े तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी खूब सेवा की थी। विठल भाई बच तो नहीं पाए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस जी को नाम लिख कर गए। दोस्तों, इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोर्ट में चुनौती दी और अंत में केस जीतकर अपने भाई की जो संपत्ति थी उन्होंने गांधी जी को हरिजन काम करने के लिए दान में दे दिया। दोस्तों, सन 1934 में जब नेताजी ऑस्ट्रिया में रह रहे थे तो पिता की बीमारी की खबर पाकर वे कोलकाता आए, पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर वापस यूरोप भेज दिया। भारत से वापस आने के बाद इनके मन में अपनी आत्मकथा लिखने का विचार आया और इस काम में मदद के लिए उन्हें अंग्रेजी जानने और समझने के साथ साथ ही अंग्रेजी में बढ़िया से टाइप करने के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत हुई। एक दोस्त के माध्यम से इसी क्रम में उनकी मुलाकात उनकी होने वाली पत्नी एमिली सेंकल से हुई और इनके पिताजी एक मशहूर चिकित्सक थे। एमिली पहले तो उनकी सेक्रेटरी बनी और बाद में उनकी पत्नी बनी। दरअसल अपनी जिंदगी की किताब के पन्नों को पलटने के क्रम में उन्हें एमिली से प्यार हो गया। वे 1937 से ही साथ रहने लगे और 1942 में उन्होंने बॉर्ड गॉस्टिन में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। सुभाष चंद्र बोस एमिली सेंकल के साथ 1942 में ही विवाह बंधन में बंध गए थे, पर दुनिया को उनके शादी का पता 1945 में नेताजी के विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद 48 साल बाद हुआ। जी हाँ, ये दुनिया को 1993 में इस बात की जानकारी मिली। दोस्तों, उस शादी से इनको एक संतान भी है, वो जो एकमात्र लड़की है और उसका नाम है अनीता। दोस्तों, अनीता से जब पहली बार नेताजी मिले थे तो मुश्किल से 4 सप्ताह की थी और जब 1945 में विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हुई उस समय अनीता मुश्किल से 3.25 साल की थी। अनीता पेशे से अर्थशास्त्री हैं, पर राजनीति में भी काफी दखल रहती हैं और वो 2 बार वहां का सांसद भी रह चुकी हैं। अनीता नेताजी की एकमात्र संतान है और वे नेताजी के परिजनों से मिलने समय समय पर भारत भी आती रहती हैं। उन्होंने अपनी दादी की सोने की चूड़ियां भी संभाल कर रखी है। नेताजी की मां अपनी बड़ी बहू को ये चूड़ियां सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी को देने के लिए देकर गई थी। 1938 में हीरापुर में कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस जी को चुना था। इस अधिवेशन में बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे गए रथ के माध्यम से किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष जी ने जो अपना अध्यक्षीय भाषण दिया वो काफी प्रभावी था। उस समय तक किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने ऐसा प्रभावी भाषण नहीं दिया था।
अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस जी ने योजना आयोग की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बने। उन्होंने उस समय के भारत के महान वैज्ञानिक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में बंगलौर में एक विज्ञान परिषद की भी स्थापना की थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने ही सुभाष चंद्र बोस जी को चुना था, पर सुभाष चंद्र बोस की कार्य पद्धति गांधी जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। नेताजी चाहते थे कि अंग्रेजों की व्यवस्था के फायदा उठा करके भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को और तेज किया जाए, और उन्होंने इस दिशा में कार्य करना भी शुरू कर दिया था, पर गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। अतः अगले वर्ष जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की बात आई, तो सुभाष चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई ऐसा बने कि किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव के आगे नहीं झुके। पर जब कोई सामने नहीं आया, तो उन्होंने खुद का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आगे किया, लेकिन गांधी जी इस बात के लिए राजी नहीं हुए। हालांकि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे लोग सुभाष चंद्र बोस जी को ही अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने किसी की बात नहीं मानी, जबकि सभी ने पत्र लिखकर उन्हें समझाया था। अंततः वर्षों बाद 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आम चुनाव हुआ। गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने, और इधर सुभाष चंद्र बोस जी ने भी नामांकन भरा था। दोस्तों, चूंकि पट्टाभी सीतारामैया जी गांधी जी के सपोर्ट से खड़े हुए थे, इसलिए पूरे देश को ऐसा लग रहा था कि सीतारामैया जी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। पर इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी ने सीतारामैया जी को न केवल कड़ी टक्कर दी, बल्कि 200 से भी ज्यादा वोटों से हरा करके खुद से अध्यक्ष बन गए। लेकिन सीतारामैया जी के हार को गांधी जी पचा नहीं पाए। उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से ले लिया, और उन्होंने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अध्यक्ष रहते हुए भी सुभाष चंद्र बोस उस समय कोई काम नहीं कर पाए। अतः मजबूरन उन्होंने अप्रैल 1939 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी की स्थापना के कुछ ही दिनों बाद सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस से निकाल भी दिया गया, जिस कारण फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई, और इसने द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने से पहले जन जागृति शुरू कर दी। दोस्तों, जब ब्रिटेन व जर्मनी में युद्ध छिड़ा, तो पार्टी का रुख स्पष्ट करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी को भी आमंत्रित किया गया। इसमें बैठक में उन्होंने सुझाव दिया कि इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत को अपना स्वतंत्रता संग्राम और तेज कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं करेगी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर अकेले अंग्रेजों से युद्ध करेगी। अगले ही वर्ष जुलाई में फॉरवर्ड ब्लॉक ने कोलकाता में भारत के गुलामी का प्रतीक हॉलवेट स्तंभ को गिरा करके प्रतीकात्मक रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंक दिया। सुभाष के स्वयंसेवक उस स्तंभ की एक एक ईंट उखाड़ कर ले गए, और यह एक स्पष्ट संदेश था कि जिस तरह से हमने गुलामी का प्रतीक इस स्तंभ को मटियामेट कर दिया है, उसी तरह से हम अंग्रेजों की भी ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। दोस्तों, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। जेल से रिहाई के लिए जब सुभाष ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया, तो अंग्रेजों ने जेल से निकालकर घर में ही नजरबंद कर दिया, और उनके घर के बाहर बहुत कड़ा पहरा बैठा दिया। और दोस्तों, लेकिन यहां से वो अंग्रेजों को चकमा दे करके पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, और यहीं पर उनको नेताजी का नाम मिला। दोस्तों, हिटलर ने अपनी आत्मकथा मैन कैंप में भारत की बहुत सारी बुराइयां की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पर अपना विरोध किया, और हिटलर को उस अध्याय को हटाने के लिए अनुरोध किया। हिटलर इससे सहमत हुआ, और उसने अगले एडिशन में इस अध्याय को उस पुस्तक से हटवा दिया। जब हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस की सहायता में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, तो वे जापान चले गए। जापान सरकार ने उन्हें भरपूर सहयोग किया, और यहीं पर नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज के गठन के बाद उन्होंने बर्मा में यह मशहूर नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा उस समय देश का राष्ट्रीय नारा बन गया था। दोस्तों, जापान व जर्मनी से मदद मांगने की जानकारी होने पर अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस जी से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस जी को खत्म करने का आदेश दे दिया था।
5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल में दिल्ली चलो का नारा दिया और इसी हैसियत से उसी वर्ष 21 अक्टूबर को उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री वे खुद बने। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपाइन, चीन, इटली, मॉन्चको और आयरलैंड सहित कुल 11 देशों ने मान्यता दी थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद बैंक की भी स्थापना की थी और खुद के करेंसी भी जारी किए थे। इस बैंक ने जो सबसे अधिक मूल्य की करेंसी के नोट जारी किए थे, उसका मूल्य 1 लाख रुपए था और इस नोट पर नेताजी की तस्वीर छपी होती थी। 1944 को आजाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। आजाद हिंद फौज ने सबसे लंबी वो भयानक लड़ाई कोहिमा के लिए लड़ी, जो 4 अप्रैल 1944 से लेकर के 22 जून 1944 तक लड़ा गया। इस लड़ाई में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा और आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, जैसा मैंने कि आपको पहले बताया था कि महात्मा गांधी से उनका वैचारिक मतभेद बहुत गहरा था, पर सुभाष चंद्र बोस जी उनकी बहुत इज्जत करते थे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ही वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़े थे। वे गांधी जी के जनाधार व नेतृत्व कौशल के जादू से बहुत अधिक प्रभावित थे। यही कारण है कि जब आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया तो 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से बापू के नाम एक प्रसारण करके सुभाष चंद्र बोस जी ने आजादी की इस लड़ाई में विजयी होने के लिए उनसे शुभकामनाएं व आशीर्वाद मांगा। दोस्तों, इस प्रसारण में उन्होंने बापू को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था और इसके बाद बापू भी उन्हें नेताजी कहकर बुलाने लगे, जो आज भी उनका सबसे प्रचलित नाम है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। जानकारी तो मेरे पास बहुत सारी थी, क्योंकि मैं लगभग 1 सप्ताह से इस पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए आगे की बातों की चर्चा फिर कभी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसे और लोगों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे इस महान सेना नायक के बारे में, महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से मिलता रहे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।